Hello everyone, this is your tutor from BTC Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss the assignment number 1 of the human values, which is very important for the AQTO point of view. So let's start the topic. Before starting, please make sure that you have subscribed my YouTube channel and like, share and comment. Also, if you have any doubts, so let's start the topic. So it is basically the assignment 1, which include the questions of the unit number 1. So in this there are very important questions including from the unit number 1. So this is very important for the AQTO examination, and also you can score very good marks in AQTO examination. So let's start the questions which included in the assignment number 1. So the first question is, what is the need for the value education in the technical and the other professional institution? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसकी ज़रूरत क्या है हमें टेक्निकल और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए. सो वैल्यू एजुकेशन की यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस बतानी है. तो इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं द सब्जेक्ट दैट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड द वैल्यू एजुकेशन. जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि वैल्यू हमारे लिए कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए, वही होती है वैल्यू एजुकेशन. सो वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सी चीज़ें ह्यूमन के हैप्पीनेस के लिए वैल्यूएबल होती है, उसी को हम लोग जो है वैल्यू एजुकेशन कहते हैं. द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम लार्जली स्किल बेस्ड. जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ये जो है स्किल बेस्ड पर हो गया है. एंड द प्राइम इम्फेसिस इज ऑन द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी. और जो सबसे ज़्यादा प्राइम इम्फेसिस होता है, सबसे ज़्यादा आजकल जोर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पर दिया जा रहा है. सो देर आर फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द नीड ऑफ द वैल्यू एजुकेशन इन द टेक्निकल एंड द अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन. सो नीड फॉर द वैल्यू एजुकेशन इन द टेक्निकल एंड द अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आर एज फॉलोज. First is correct identification of our aspiration. If we have the value education, then we are able to identify the we could identify our aspiration in a very correct way. So it helps to identify our aspiration. So the value education enables us to understand our need. जो वैल्यू एजुकेशन होती है ये हमें किस चीज़ की ज़रूरत है उसको समझने में मदद करती है. एंड विजुअलाइज आवर गोल करेक्टली एंड ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दियर फुलफिलमेंट. सो वैल्यू एजुकेशन जो है हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे गोल्स को विजुअलाइज करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम लोग जो है अपने नीड्स को फुलफिल भी कर सकते हैं. फिर इसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा वैल्यू एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट पॉइंट ये हमें आइडेंटिफाई, हमारे एस्पायरेशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, हमारे गोल को विजुअलाइज करने में मदद करता है. एंड हमें एक रास्ता दिखाता है जिसके थ्रू हम अपने गोल को जो है अचीव कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल आर एस्पायरेशन इन द कंटिन्यूटी. तो ये जो है मदद करता है हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने में, जिसकी वजह से हम लोग जो है अपने एस्पायरेशन को फुलफिल कर पाते हैं. सो values from the basis for all our thoughts, behavior and the action. Once we know what is valuable to us, these values becomes the basis, the anchor for our actions. We also need to understand the universality of various human values for the continuous happiness. जब हमें एक बार पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है तो उसी के बेसिस पर हम लोग जो है आगे का एक्शन लेते हैं. और हमें ये भी समझने की ज़रूरत पड़ती है कि ह्यूमन वैल्यू जो होता है इसकी यूनिवर्सैलिटी क्या है कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए. सो ओवरऑल ये है कि अगर हम लोग वैल्यू एजुकेशन है हमारे पास तो हम लोग उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा एस्पायरेशन क्या है. एस्पायरेशन से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं अपने एम और गोल को. फिर उसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ह्यूमन की कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए क्या ज़रूरत है. सो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को हम लोग जो है अप्लाई करके ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है अचीव कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो थर्ड पॉइंट इज द कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ द वैल्यूज एंड द स्किल. इसका मतलब है कि वैल्यूज और स्किल जो होती हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होती हैं. मतलब कि विदाउट स्किल्स द वैल्यूज इज नॉट कंप्लीट एंड विदाउट values the skills is not complete. So both are complement to each other. It means both are very important to be present in any humankind. So to fulfill our aspiration both values and skills are necessary. अगर हमें अपने aspiration को fulfill करना है, उनको पूरा करना है तो दोनों ही चीज़ें values और skill दोनों ही बहुत ही ज़्यादा important होती हैं. किसी एक के ना होने से कोई भी काम जो है हमारा पूरा नहीं हो सकता, हमारे aspirations जो है पूरे नहीं हो सकते. So when we identify and set the right goals and produce in right direction, hence there
there is an essential complementarity between the values and the skill for the success of any human endeavor. यहाँ पे क्या मतलब है, जब हम अपने किसी गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके लिए हम लोग अपने टारगेट्स को सेट करते हैं, फिर उसको हम लोग जो है राइट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग गोल को अचीव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है वैल्यूज़ और स्किल के दोनों के कॉम्प्लीमेंट से ही हो पाएंगी। तो इसलिए वैल्यूज़ और जो स्किल्स होती हैं ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अचीविंग आवर एस्पायरेशन. So these are the important points included which show the importance of the value education. And the fourth point is evaluation of our belief. अब हम लोग कैसे अपने बिलीफ को, जो हमारा विश्वास होता है, उसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं. सो ईच वन ऑफ अस बिलीव्स इन सर्टेन थिंग्स एंड वी हैव आर वैल्यूज ऑन दिस बिलीव. हर किसी को अपने चीज़ों का विश्वास होता है, उनको किसी चीज़ में विश्वास होता है, और सबको जो है उसमें उसके लिए वैल्यूज भी होते हैं. बी दे फॉल्स आर ट्रू विच मे और मे नॉट बी ट्रू इन रियलिटी. वो जो बिलीफ है वो हो भी सकता है कि वो सही भी हो या फिर गलत भी हो, लेकिन वो पर्सन के लिए हमेशा सही होता है. हेंस वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स अस टू इवेल्युएट आवर बिलीफ एंड द एज्यूम्ड वैल्यू. तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू एजुकेशन है वो हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है या फिर इवेल्युएट करता है हमारी बिलीफ को, और जो हम लोग बिलीफ मान रखे हैं और जो एक्चुअल में बिलीफ है उसको जो है इवेल्युएट करता है. सो इससे हम लोग जो है बिलीफ पर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट इंक्लूडेड इज टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमन वैल्यू. सो द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम लार्जली स्किल बेस्ड. आज का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल के बेसिस पर हो गया है. मतलब कि आपके पास स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. इट डजेंट मैटर यू हैव विच डिग्री एंड विच डिग्री. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट इन दिस टाइम एजुकेशन सिस्टम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट यू हैव इन योर स्किल्स. सो स्किल्स मैटर अ लॉट in the present education system. So the prime emphasis is on the science and the technology. As you all know that the education system is based on the skill. So today the prime emphasis is on the science and the technology, which brings the skills. However, science and technology can only help to provide the means to achieve what is considered valuable. जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ ये मदद करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग अचीव कर सकते हैं जो कि हम लोग वैल्यूएबल कंसीडर करते हैं. वैल्यू एजुकेशन इज क्रूशियल मिसिंग लिंक इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम. आज के एजुकेशन सिस्टम में जो वैल्यू एजुकेशन है वो एक मिसिंग पॉइंट बन गया है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम लोग सिर्फ उसी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने वैल्यूएबल कंसीडर करके रखा है. बट वैल्यू एजुकेशन आजकल के एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है. Now the first question is completed, and overall the first question demands the importance of the value education. So it is important in various aspects as we have seen before. Now let's start the question number 2. So what are the basic guidelines for the value education? जो value education होता है उसमें basic guidelines क्या होती हैं? So the subject that enables us to understand what is valuable for the human happiness is called the value education. ये वाला point जो है फर्स्ट आंसर का है. जैसे कि वो सारे सब्जेक्ट जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सी चीज़ ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए वैल्यूएबल है, उसी को हम लोग जो है वैल्यू एजुकेशन कहते हैं. इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर एनी कोर्स ऑन द वैल्यू एजुकेशन द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर द कंटेंट ऑफ दीज कोर्स आर इंपॉर्टेंट. तो अगर हमें बेसिक गाइडलाइन जानना है वैल्यू एजुकेशन के, तो उसके बेसिक गाइडलाइंस कुछ ऐसे हैं जिसमें आई थिंक 6 बेसिक गाइडलाइंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो फर्स्ट वन इज द यूनिवर्सल. सो इट नीड्स टू बी एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनलिटीज, रिलीजन, इटीसी फॉर ऑल टाइम्स एंड दी रिलीजन. सो यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक. मतलब कि कोई भी चीज़ जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो. ऐसा ना हो कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नेशनैलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो यूनिवर्सल का मतलब है कोई भी चीज़ जो हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल हो. आइदर इट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द लोअर कास्ट और द हायर कास्ट, इट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीवन. So this is the first basic guideline of the value education, and the second one is the rational. So it has been to appeal to human reasoning. ये जो है human reasoning को अपील करता है. It has to be amendable to the reasoning and not based on the dogmas or the blind belief. ये जो होता है blind belief, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं. So उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए या फिर माइंड से प्रिवेंट करने के लिए रेशनल जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज द नेचुरल एंड द वेरीफिएबल.
So it has to be naturally accepted to the human being who goes through the course, and when we live on the basis of such values it leads to our happiness. जब हम लोग अपने गोल को डिटरमाइन कर लेते हैं और किसी चीज़ को अगर हम लोग नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, देन ये जो होता है हमारे लिए हैप्पीनेस लाता है. इट नीड्स टू बी एक्सपीरियंशियली वेरीफिएबल एंड नॉट बेस्ड ऑन दी डोगमास बिलीफ और एग्जाम्पशंस. सो जो भी चीज़ हम लोग चूज़ कर रहे हैं वो जो है नेचुरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, मतलब कि वो चीज़ नेचुरल चीज़ों को हार्म नहीं करना चाहिए, हमारे नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए. और ये चीज़ जो है नेचुरली वेरीफिएबल भी होनी चाहिए, मतलब कि ये किसी बिलीफ किसी विश्वास के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, कोई गलत धारणाएं पर नहीं होनी चाहिए. ये जो है वेरीफिएबल होना चाहिए और एक्सपेरिमेंटली वेरीफिएबल होना चाहिए. सो लेट्स मूव अहेड. And the fourth is the all encompassing. So value education is aimed at transforming our consciousness and the living. जो वैल्यू एजुकेशन होता है इसका मेन गोल होता है कि हमारी जो लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म करना, लाइफ कॉन्शियसनेस एंड जो लिविंग है. हेंस इट नीड्स टू कवर ऑल द डायमेंशंस थॉट बिहेवियर वर्क एंड द रियलाइजेशन एंड लेवल्स इंडिविजुअल फैमिली सोसाइटी नेचर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड द प्रोफेशन. सो वैल्यू एजुकेशन जो है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है. हमें ज़रूरत है कि जो सारे डायमेंशंस होते हैं लाइफ के, जैसे कि थॉट बिहेवियर वर्क एंड द रियलाइजेशन, और जो ह्यूमन वैल्यू के जो लेवल्स होते हैं जैसे इंडिविजुअल लेवल होता है, फैमिली लेवल होता है, सोसाइटी लेवल होता है, नेचर लेवल होता है एंड द एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है हमारी मेंटेन रहें, जिसकी वजह से हम लोग जो है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को भी ला सकते हैं. नाउ फिफ्थ वन इज द लीडिंग टू हार्मनी. So the value education ultimately is targeted to promote the harmony within the individual, among the human being and with the nature. So जो ultimate goal होता है value education का वो होता है कि हर किसी के अंदर जो है हारमनी होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए, ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए और नेचर के साथ भी हारमनी हमें रखनी चाहिए. सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस ऑफ द value education which includes universal, rational, natural and verifiable, all encompassing and leading to harmony. So these are the 5 most important basic guidelines of the value education, and this is the very most important question of the AKTU examination, and this generally comes in 10 marks. So you need to prepare it very well and also explain it in very brief way so that you can score a good marks in your examination. Now let's move ahead with question number 3. So here the self exploration is a process of dialogue between what you are and what you really want to be. Explain and illustrate. ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक साल में पूछा जाता है. सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक प्रोसेस होता है डायलॉग का बिटवीन. इसमें जैसे कि व्हाट यू आर, आप हैं क्या और आप सच में क्या बनना चाहते हैं या फिर आप सच में क्या चाहते हैं. सो इसके बीच में ये जो होता है ये डायलॉग होता है, इसको हम लोग जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस कहते हैं. सो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है. सो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन में इनिशियली बिगिन एज अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल. जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस होता है ये जो है इनिशियली मतलब एकदम स्टार्टिंग में जो है ये बिगिन होता है एज अ डायलॉग बिटवीन टू पीपल, दो पीपल के बीच में डायलॉग होता है, बट इवेंचुअली इट बिकम्स अ डायलॉग विद इन योरसेल्फ. फिर अल्टीमेटली ये जो होता है एक डायलॉग जो है खुद के अंदर ही बन के रह जाता है. इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी. ये जो होता है डायलॉग होता है कि आप क्या हैं और आप सच में क्या चाहते हैं. सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इनेबल्स अस टू लुक एट द कंफ्यूजन्स एंड द कॉन्ट्राडिक्शन विद इन अस एंड रिजॉल्व देम बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस. नाउ मूव अहेड. Self exploration, so it is the process of finding what is valuable to me by investing within myself. So ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पता करते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है, कौन सी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है. और ये लोग जो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग खुद से ही इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो एक्सप्लोरेशन मीन्स ऑब्जर्विंग आउटसाइड एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स ऑब्जर्विंग इनसाइड. Like I am a human being, so I will need to identify myself what is valuable for me in which would be beneficial for me in the future, and what is not important for me that would be not beneficial for me for the future. So I need to identify these things on myself.
there is nobody who is going to tell me that what is valuable to me and what is not valuable to me. So exploration basically means observing outside. When you are observing other people, like you are like for example, if I am giving an example, like if the survey is going on here, the people takes the views of the other person, so it would be considered as the exploration. But self exploration is whenever you realize that what is your aim, what is your goal, and then to identify yourself what would be valuable for me for achieving that goal, so that is called as the self exploration. Now move ahead with the purpose of the self exploration. So what is the main purpose of the self exploration? So it is a process of dialogue between what you are and what you really want to be. ये बेसिकली जो होता है एक प्रोसेस होता है डायलॉग का कि इसमें आप क्या है और आप क्या सच में चाहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन थ्रू द सेल्फ इन्वेस्टिगेशन. ये प्रोसेस होता है सेल्फ इवेल्युएशन, जैसे कि हम लोग खुद को इवेल्युएट करते हैं सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू. हम लोग जो है सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, इसी को हम लोग जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं. So it is a process of being in harmony with oneself and in harmony with the entire existence. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमें खुद के साथ और पूरी इंटायर एग्जिस्टेंस के साथ हार्मनी में रहने के लिए प्रमोट करता है. Now let's see a flow chart which are important for the process of the self exploration. So live according to, हमें किसके हिसाब से रहना चाहिए. Behavior with the human leads to the mutual happiness. हमें ह्यूमन के साथ ऐसे बिहेवियर के साथ रहना चाहिए जो कि म्यूचुअल हैप्पीनेस कॉज करे. मतलब कि if we are living friendly with the person who are living in surrounding you, then you will get the mutual happiness from the both side. That would be called as the mutual happiness. And the second one is work with rest of the nature leads to the mutual prosperity. And if you are working in harmony with the rest of the nature, then you will get the mutual prosperity. Like as we are forgetting about the nature and we are cutting the trees day by day, which would create a lot of problem for us in the future. But if we start living friendly with rest of the nature, then that would be very beneficial for us in the future, because nature provides us a lot of things. Like it provides us medicine, air. The most important thing is we get the oxygen from the trees, which would be very beneficial. But people do not understand these aspects, and we are losing our mutual prosperity. So if you are living with the good behavior with the human being, then it creates the mutual happiness. And when you are living or work with the harmony with the rest of the nature, that would lead to the mutual prosperity. So self exploration is a proposal. Don't assume it to be true. Verify it in your own right, not on the basis of scriptures, not on the basis of the reading from the experiment, not on the basis of other self verification. So it is the most important point, that self exploration is basically a self verification process. So here the proposal is verify on the basis of your natural acceptance. Natural acceptance means what you are accepting, and which would be beneficial for the nature also. It would not create any problem for the nature. Let's move ahead with the point. It is a process of identifying our innateness and moving towards the self organization and self exploration. तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा स्वत्व क्या है, हमारा इनेटनेस क्या है, एंड उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ बढ़ते हैं. सो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में इसको हम लोग जो है स्वतंत्र कहते हैं, एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है स्वराज्य. नाउ कंटेंट ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कंटेंट क्या होते हैं? सो इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द आंसर फॉर द फॉलोइंग पॉइंट. सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट क्या होता है? अगर हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन को अच्छे से समझ रहे हैं, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड द आंसर फॉर द पॉइंट्स लाइक माई डिजायर, एस्पायरेशन, एंड द सेकेंड इज माई प्रोग्राम, प्रोसेस टू फुलफिल माई एस्पायरेशन. सो अगर हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर लिए हैं, तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है ये पता करना कि हमारे डिज़ायर मतलब हमारी लाइफ में एस्पायरेशन क्या है. इसको हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे, एंड हमें उसको कैसे अचीव करना है. ये दोनों चीज़ जो होती हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन से हम लोग जो है इन दोनों चीज़ का आंसर कर सकते हैं. Now move ahead with the next question. So what do you understand by the prosperity? What is the difference between the prosperity and the wealth? How are the two related? सो प्रॉस्पेरिटी क्या होती है और प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इसका आंसर करना है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स आंसरिंग दिस क्वेश्चन. सो प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? सो प्रॉस्पेरिटी इज अ फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी. इट इज नॉट जस्ट फिजिकल फैसिलिटी. प्रॉस्पेरिटी एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें हमें हमारे पास जितनी चीज़ें चाहिए उससे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं. ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकल फैसिलिटीज ही हो, कोई भी चीज़ अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा
ज़्यादा हमारे पास है तो वो जो है हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है। एंड प्रॉस्पेरिटी रहने से इंसान के अंदर जो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस रहता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस फील दैट द वेल्थ अलोन मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना ऑन दिस नॉन एग्जिस्टेंस और हाँ फैक्ट। हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें वेल्थ को ही प्रॉस्पेरिटी समझते हैं, बट वेल्थ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स हैविंग ऑल थिंग्स with happiness is known as the prosperity, but in wealth you just want to have more and more money and the physical facilities. So there might be possible that there is happiness or not happiness, but in prosperity there is always happiness with the facilities. So let's move ahead. So wealth is a physical thing, like the people says that prosperity and prosperity and wealth are equivalent, but it is not actually happen. Wealth जो होता है ये एक physical thing होती है. It means having money or having a lot of physical facilities or both. This is a very important distinction. वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास ढेर सारे पैसे हों, ढेर सारी फिजिकल फैसिलिटीज हों, या फिर दोनों ही चीज आपके पास हो. ये जो होता है कि इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है. नाउ वी मोस्टली फेल टू मेक अस डिस्टिंक्शन टूडे. हम लोग जो होते हैं इस चीज़ को डिस्टिंग करने में, जैसे वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के बीच में डिस्टिंक्शन करने में फेल हो जाते हैं. वी कीप वर्किंग फॉर द वेल्थ विदाउट रियलाइजिंग दैट द बेसिक डिजायर इज फॉर द फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी इज टू हैव अ फीलिंग ऑफ एनफ. हम लोग जो है काम करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास हो, लेकिन हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम लोग को प्रॉस्पेरिटी अचीव करना इज आवर अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ, सो दैट वी हैव अ फीलिंग ऑफ इनफ. सो दिस वुड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. Prosperity is more acceptable to us because wealth is just a part of prosperity. प्रॉस्पेरिटी जो होता है हमारे लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि वेल्थ जो होता है ये प्रॉस्पेरिटी का सिर्फ एक पार्ट होता है. वी आर ट्राइंग टू अचीव द हैप्पीनेस एंड द प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग द एक्यूमुलेशन एंड द कंजप्शन ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज. हम लोग जो है हैप्पीनेस को और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लोग चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, महंगी महंगी चीज़ों को अपने घर में ला कर रखते हैं और फिजिकल फैसिलिटीज को कंज्यूम करते हैं. सो दिस वुड ब्रिंग फीलिंग ऑफ एनफ एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज द prosperity. So it is becoming anti-ecological and anti-people and threatening human survival itself. ये जो होता है एंटी इकोलॉजिकल एंड एंटी पीपल एंड थ्रेटनिंग द ह्यूमन सर्वाइवल इटसेल्फ, बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू हैव मोर एंड मोर मनी एंड इन दिस वे he forget about his happiness and everything. So this would not be this would be anti-ecological and anti-people and threatening to the human survival itself. A person have a lot of money but does not want to share even a bit of it. The person has wealth but feels deprived. एक पर्सन है जिसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करना चाह रहा है, तो ये जो है वो उसके पास वेल्थ तो है बट वो जो है डिप्राइव्ड है, मतलब कि उसके पास उस चीज़ की खुशी नहीं है या फिर वो जो है प्रॉस्परस नहीं है. इफ वन फेल्ट प्रॉस्परस ही और शी वुड हैव शेयर व्हाट वन हैज सिंस देयर इज अ लॉट मोर देन इनफ वेल्थ एनीवेयर. अगर कोई पर्सन प्रॉस्परस है देन उसके पास फीलिंग होती है कि उस चीज़ को वो दूसरे इंसान को भी शेयर करे, एंड यही चीज़ उसको जो है हैप्पीनेस लाती है उसके अंदर, और उसी चीज़ को हम लोग जो है प्रॉस्पेरिटी कहते हैं. Now let's move ahead with the next question, which is very important. What is the difference between the animal consciousness and the human consciousness? Explain with the help of diagram. ये बहुत ही ज़्यादा important question है. So animal consciousness और human consciousness के बीच में difference क्या होता है? So animal consciousness giving all priorities to the physical facilities only or to the live solely on the basis of the physical facilities may be termed as the physical animal consciousness. So animal consciousness क्या होता है? ये एक ऐसा process होता है जिसमें हम लोग सारी physical facilities अगर एनिमल को प्रोवाइड कर दे तो वो उनके लिए सफिशियंट है और उनके लिए सफिशियंट है और उनके लिए जीने के लिए भी इनफ है. सो दिस वुड बी कॉल्ड एज द एनिमल कॉन्शियसनेस. बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस मतलब कि हम लोग जब रहते हैं तीन चीज़ों के साथ, लाइक राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड द फिजिकल फैसिलिटीज. एनिमल कॉन्शियसनेस में सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट होती है और एनफ होती है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस फिजिकल फैसिलिटीज तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ ही साथ रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक फिजिकल फैसिलिटीज़ में अगर ह्यूमन एनिमल कॉन्शियसनेस की बात करें तो अगर एनिमल है, अगर उसको हम लोग खाना दे रहे हैं तो उसके लिए वो इतना ही एफिशिएंट है, उसके अलावा उसको और कोई चीज़ नहीं चाहिए. बट ह्यूमन को सिर्फ खाना देने से ही काम नहीं होता, उसको और भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. लाइक it would try to have the relationship with the other people to whom he or she can communicate, and also having the right understanding constituent the human consciousness. Let's understand the difference between the animal and the
human consciousness with the help of diagram. So right understanding relationship with the human with humans and physical facilities. These all constitute the human consciousness and physical facilities. Like for human it is necessary but not complete. Human के लिए physical facilities important होती है but complete नहीं होती है. वही अगर एनिमल के केस में बात करें तो नेसेसरी भी होती है फिजिकल फैसिलिटीज और कंप्लीट भी होती है. तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस को. एंड सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एनिमल कॉन्शियसनेस को. और जो फिजिकल फैसिलिटीज होती है ये म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी को लीड करती है एंड रिलेशनशिप विद ह्यूमन लीड टू द म्यूचुअल हैप्पीनेस. So let's move ahead with the point. From the diagram, we can say that for animal facility is necessary as well as complete, whereas for human being it is necessary but not complete. हम लोग डायग्राम से ये चीज़ कह सकते हैं कि ह्यूमन के लिए एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटी जो है नेसेसरी भी है कंप्लीट भी है. लेकिन ह्यूमन के लिए जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो नेसेसरी तो है बट कंप्लीट नहीं है. फिर इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट. वर्किंग ओनली फॉर द फिजिकल फैसिलिटी इज लिविंग विद द एनिमल कॉन्शियसनेस. हम लोग अगर सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज के लिए काम कर रहे हैं तो वो जो है एनिमल कॉन्शियसनेस के अंदर आएगा. वर्किंग फॉर द राइट अंडरस्टैंडिंग एज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉलोड बाय द रिलेशनशिप एंड द फिजिकल फैसिलिटीज इम्प्लाइज लिविंग विद द ह्यूमन कॉन्शियसनेस. और अगर हम लोग जो है राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं फिर उसके बाद हमारी जो है रिलेशनशिप्स विद द ह्यूमन बींग्स हैं एंड देन हम लोग फिजिकल फैसिलिटीज के लिए काम कर रहे हैं. सो दैट वुड लीड टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस. And the next point is there is a need for the transformation from animal consciousness to the human consciousness. यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि animal consciousness से हम लोग जो है human consciousness की तरफ बढ़ें. And it can be accomplished only by working for the right understanding as the first priority. और ये चीज़ें जैसे एनिमल कॉन्शियसनेस से अगर हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जाना है तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारा क्या होना चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग. सो राइट अंडरस्टैंडिंग एज द फर्स्ट प्रायोरिटी वुड हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनिमल कॉन्शियसनेस टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस. नाउ this transformation from the animal consciousness to the human consciousness form the basis of the human values and the values based living. और अगर हम लोग एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो ये हमारे वैल्यूज की बेसिस ह्यूमन वैल्यू और वैल्यूज बेस्ड ऑन लिविंग की जो है बेसिस बनती है. सो दीज आर दी 5 questions which are from the unit number 1 which are very important for your examination. I hope every question will be clear to you. If you have any doubt please mention in the comment section. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you so much. Take care. Bye bye.